प्रोफेशनल लॉ कॉलेज के प्लेटफॉर्म से उस्ताद ऑनलाइन चैनल पर हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अब जो टॉपिक है मॉर्गेज का, इसको डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये नॉलेज जो है ये हर बंदे तक पहुंच सके। तो मॉर्गेज को हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्गेज एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जब आप किसी भी लोन या डेट के अगेंस्ट एज ए सिक्योरिटी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास रखते हैं, जिसे हम उर्दू में रहन रखना या गिरवी रखना कहते हैं, उसको हम मॉर्गेज कहते हैं। जहाँ पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी टू द लोन और डेट कि हम डील करेंगे तो हम उसे कहेंगे ये मॉर्गेज है। तो सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो मॉर्गेज को डिस्कस करता है और वो यही डेफिनेशन बताता है कि जब आप एज ए सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी टू ए लोन पे रीपेमेंट ऑफ ए प्रॉमिस तो हम उसको करें तो हम उसे मॉर्गेज कहते हैं। सबसे पहले इसकी हम 6 टाइप्स हैं, उनको समझना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टाइप्स ऑफ मॉर्गेज का सवाल आता है। अगर वो सिर्फ ये पूछे कि मॉर्गेज क्या है तो आपने मॉर्गेज भी बताना है और उसमें टाइप्स ऑफ मॉर्गेज भी बताना है, ठीक है। तो पहली टाइप क्या है? सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज इसकी पहली टाइप है। इसमें क्या होता है कि आप मॉर्गेज डीड साइन करते हैं, इसको मॉर्गेज समझ लें आप, मॉर्गेज डीड साइन होगी, ठीक है। अब जो शख्स मॉर्गेज करवा रहा है उसे हम कहते हैं मॉर्गेजर, और जिसको मॉर्गेज की जा रही है उसको मॉर्गेजी कहा जाता है, ठीक है। मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के दरमियान मॉर्गेज डीड साइन की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि हम आपको, अगर आप ये पैसे दे दें, मैं आपको ये प्रॉपर्टी की आपको दे दूंगा। अगर मैं आपको मुकर्ररा मुद्दत तक पैसे वापस ना कर सका तो ये सर्टन जो प्रॉपर्टी मेंशन की जाएगी मॉर्गेज डीड में वो आपको ट्रांसफ़र कर दी जाए, ठीक है। इसमें पोजेसन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी और टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र एक्चुअल नहीं की जाएंगी, सिर्फ मॉर्गेज डीड में उसके बारे में लिखा जाएगा कि अगर हम आपको मुकर्ररा मुद्दत तक पैसे वापस नहीं करते हैं तो हम ये चीज़ आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें मॉर्गेजी जो है वो एट रिस्क होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है मासवा इसके कि वो अदालत जाए और अपना राइट क्लेम करे कि मेरे पैसे वापस दिलवा दिए जाए। तो इसलिए यहाँ पे मॉर्गेजी एट रिस्क है। जब आप इसको सवाल को हल करते हुए ये बताएंगे मॉर्गेज डीड साइन की जाएगी, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के दरमियान इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन नहीं होगा, टाइटल डीड भी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो भी ट्रांसफ़र नहीं की जाती, इसमें मॉर्गेजी एट रिस्क होता है। तो सिंपल मॉर्गेज में यही है कि उसमें कोई चीज़ भी ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ कागज़ की हद तक एक मुआहदा लिखा होता है हमने, वो मॉर्गेज डीड हमने लिख रखी होती है, उसके अलावा उसके मॉर्गेजी के पास कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी टाइप जो है वो हम इसके अपोजिट डिस्कस कर लेते हैं। आपके एक्ट में उसकी तरतीब मुख्तलिफ है, लेकिन हम उसको इसके वो बिल्कुल इसकी अपोजिट है, उसे हम कहते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है कि मॉर्गेज डीड साइंड हुई, इसमें हमने पोजेसन भी ट्रांसफ़र कर देनी है और उसका टाइटल भी ट्रांसफ़र कर देना है, दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। और उसमें ये लिखा जाएगा डीड में कि जब हम आपको पैसे वापस करेंगे तो आप उसको री-ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें री-ट्रांसफ़र है। अब री-ट्रांसफ़र के नतीजे में डबल टैक्सेशन होगी। जब आप एक दफ़ा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जब वो शख्स दोबारा आपके पेमेंट के बाद, पैसे वापस करने के बाद आपको दोबारा आपको वापस री-ट्रांसफ़र करेगा जब प्रॉपर्टी, तो फिर उसको दोबारा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ डबल टैक्सेशन होती है, तो इसमें यह नुकसान है कि यहाँ डबल टैक्सेशन आ जाती है, ठीक है। और इसमें पोजेसन और टाइटल दोनों ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये सिंपल और इंग्लिश एक दूसरे के अपोजिट है और ये बहुत रेयर नज़र आता है, ऐसा मामला अमूमन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। कंडीशनल
सेल, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक सेल की किस्म है, तो हम सेल डीड साइन होती है, सेल डीड विद आ कंडीशन। हम एक सेल का मुआहदा करते हैं कि हम आपको ये प्रॉपर्टी इतने पैसों में बेच रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर हमने ये पैसे आपको मुकर्ररा मुद्दत तक, कोई भी साल बाद, 2 साल बाद, जितनी भी मुद्दत आप मुकर्रर करते हैं, उस मुद्दत तक अगर हम आपको ये पैसे वापस कर दिए तो आप ये प्रॉपर्टी हमें रीट्रांसफ़र कर देंगे, वापस कर देंगे। ये सेल कंफर्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम पैसे वापस करने में नाकाम हुए तो ये सेल कंफर्म कंसीडर की जाएगी। तो ये सेल डीड होती है और इसमें एक कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर हम आपको पेमेंट कर देंगे तो आपको इसको रीट्रांसफ़र करना है। ठीक है जी। इसमें पोजेसन भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, ऑप्शन है, टाइटल भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये ऑप्शन है। तो सेल में जैसे अगर वो हम पेमेंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल एज ए सेल उसको कंसीडर किया जाएगा, तो ये कहलाता है कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, अपनी बुक में, अपने एक्ट में इसको ज़रा दोबारा आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात मज़ीद क्लियर भी हो जाएगी। इसके बाद चौथे नंबर पे जो आ जाती है, हम उसे कहते हैं यूजो फ्रैक्चरी। यूजो फ्रैक्चरी मॉर्गेज, ये यूजोस को ना आप याद करने के लिए यूज से याद रख लें। ठीक है। ए शख्स ए है, वो बी को अपना घर देता है, मॉर्गेज करवाता है और उससे पैसे ले लेता है, 10,000 रुपया लेता है जमा, उसमें उसको सूद भी लगेगा, तकरीबन उसने 12,000 वापस करना है। ठीक है। हाँ, वो ये कहता है कि ये आप जो बी मेरा घर इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप इसको रेंट पे देते हैं, इससे कोई रेंट आता है, ठीक है, इसका कोई प्रॉफिट जनरेट होता है इस प्रॉपर्टी से, वो प्रॉफिट और रेंट आप इन पैसों के अगेंस्ट काटते रहें। यानी कि मैं आपको खुद भी पैसे देता रहूँगा और जो वहाँ से रेंट आता रहेगा वो भी उन पैसों में कटता रहेगा। तो जब 12,000 पूरा हो जाएगा, हम ये आप ये मकान मुझे वापस करने के पाबंद होंगे। इसमें पोजेसन ट्रांसफ़र की जा रही है क्योंकि आप उसको इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। यहाँ आप अगर पोजेसन ट्रांसफ़र नहीं भी करते तो उससे रेंट आएगा, वो रेंट वो ले रहा है ताकि उसके पैसे पूरे होते रहें। तो इस मामले में इसकी मुद्दत यही होती है कि जिस वक्त आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, आप ये चीज़ मुझे वापस कर देंगे, जो मैंने आपके पास घर रहन रखवाया है, कोई दुकान रहन रखवाई है, मॉर्गेज करवाई है, तो वो वापस करनी है। तो जब यूज़ यानी कि उससे जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं, वो बेनिफिट्स उसके जो कर्ज़ है उसमें एडजस्ट होते रहते हैं। इसको कहते हैं यूजो फ्रैक्चरी मॉर्गेज। तो ये मॉर्गेज की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। अब हम उस टाइप को डिस्कस करते हैं जो बैंक्स के हम साथ लोग मॉर्गेज करके लोन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं 5वें नंबर पर। उसे हम कहते हैं डिपॉजिट, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। 5वें नंबर पे है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ठीक है। इसमें क्या है कि जो टाइटल डीड है ऑफ प्रॉपर्टी, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, मलकियती डॉक्यूमेंट या कागज़। जो फ़र्द मलकियत होती है वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, टाइटल डीड ऑफ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। वो बताती है कि ये प्रॉपर्टी इसको बिलोंग करती है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि हम बैंक के पास वो ओरिजिनल टाइटल डीड डिपॉजिट करवा देते हैं, बैंक के नाम नहीं करवाते हैं, पोजेसन उसको नहीं देते हैं, सिर्फ वो प्रॉपर्टी की टाइटल डीड हम उसके पास रहन रखवाते हैं और उसके नतीजे में वो हमें लोन दे देते हैं। हम उसको चेक कर सकते हैं गाहे बगाहे। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि वो इंतकाल जो है, लैंड रिकॉर्ड जो है, वहाँ पे लिख दिया जाता है फ़र्द मलकियत के ऊपर कि ये प्रॉपर्टी फ़लाने बैंक के पास रहन रखी गई है, ताकि जो मॉर्गेजर है जो पैसे ले रहा है वो आगे इसको ट्रांसफ़र ना कर सकें। तो ये कहलाता है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ठीक है जी। तो ये टाइप्स में पहली थी सिंपल, फिर इंग्लिश, फिर कंडीशनल सेल, फिर यूजो फ्रैक्चरी और फिर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। और लास्ट में है कि अगर इन 5 सिनेरियो में से कोई भी ना हो, प्रॉपरली इन 5 सिनेरियो में से कोई हमें हालत नज़र ना आ रही हो, मिक्स सा कोई कल्चर चल रहा है, मिक्स से कोई ट्रांजैक्शन हुई है, मिक्स से कोई मॉर्गेज डीड फाइल हुई है, तो हम उसे कहते हैं ये अनोमलस है। यानी कि अगर वो 5 ना हों, 5 टाइप्स ऑफ
मॉर्गेज हमें ना मिले तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये अनॉमलस मॉर्गेज है, कि ये एक मिक्सचर सा है मॉर्गेज का, मुख्तलिफ टाइप्स का, तो उसको हम अनॉमलस मॉर्गेज कहते हैं। तो सबसे पहली टाइप है सिंपल मॉर्गेज, जिसमें हम कहते हैं कि टाइटल डीड और पोजेसन दोनों ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, मॉर्गेज ही एज रिस्क आ जाता है। इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजर जो है वो टाइटल डीड भी ट्रांसफ़र करता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी, पोजेसन भी ट्रांसफ़र कर देता है, उसमें मॉर्गेजर एट रिस्क होता है। फिर उसके बाद कंडीशनल सेल है कि आप एक सेल डीड साइन करते हैं विद द कंडीशन दैट इफ़ आई पे योर डेट यू विल री ट्रांसफ़र माई प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद है यूजोफ्रैक्सी मॉर्गेज वेयर द रेंट्स और बेनिफिट्स अक्रूड फ्रॉम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज़ एडजस्टेड इन ल्यू ऑफ द इंटरेस्ट और ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट ऑफ द लोन। ठीक है, जब वो लोन के अगेंस्ट उसको वो ले लेता है तो फिर वो उसमें कटता रहता है, जैसे ही उसका लोन का पूरा होता है वो प्रॉपर्टी उसने वापस करनी होती है। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप पोजेसन ट्रांसफ़र करें और ज़रूरी नहीं है कि टाइटल डीड तो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। उसके बाद आपका टाइटल डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड आ जाता है, जिसमें आप बैंक्स के हवाले से हम देख सकते हैं कि जहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल जो टाइटल डीड है वो बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं और लोन ले लेते हैं। और छठी ये है कि जब वो सारे सिनेरियोज मिले ना तो हम उसे कहते हैं कि ये अनॉमलस मॉर्गेज है। तो अगर वो टाइप्स वाला सवाल दे तो ये 6 चीज़ें आपने उसमें बयान करनी है, उसमें आप अपनी एग्जांपल जिस तरह भी आपको पसंद आए दे सकते हैं। अगर आप कोई गाइड डिस्कस करना चाहते हैं, गाइड पढ़ते हैं, तो उसमें से कोई एग्जांपल अगर आपको मिलती है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहला तो है सेक्शन 60 के तहत रिडेम्पशन। ये हम सूट फॉर रिडेम्पशन भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ये जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसके साथ मज़ीद जो सेक्शन मौजूद हैं वो भी हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी याद नहीं रख पाते हैं तो कम से कम इतना याद रखेंगे सेक्शन 60 जो है वो रिडेम्पशन को डील करता है। रिडेम्पशन से मतलब है वापस लेना, और ये राइट है मॉर्गेजर का, मॉर्गेजर राइट। उसने प्रॉपर्टी दी है, वो पैसे देना चाह रहा है वो अगले बंदे से, जिसको मॉर्गेजी को कहता है कि आप मेरे से पैसे ले लें और मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दें। और अगर वो वापस नहीं कर रहा तो फॉर सूट फॉर रिडेम्पशन वो फाइल कर सकता है कि मैं ऐसे पैसे देना चाह रहा हूँ और अपनी प्रॉपर्टी इससे वापस रिडीम करना चाह रहा हूँ, तो इसे चाहिए कि मुझे प्रॉपर्टी वापस कर दें। ये उसका राइट है सूट फॉर रिडेम्पशन। अगर वो ये सवाल पूछ लेता है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, तो मॉर्गेजर के सबसे बड़ा राइट यही है कि वो रिडेम्पशन फाइल कर सकता है, रिडेम्पशन क्लेम कर सकता है। उसके अलावा ये कि उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जब वो पैसे दे तो पैसे लेके उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए, रीट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है रीट्रांसफ़र कर दी जाए। तो ये जनरल जो हमारे जहन में कंसेप्ट आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे जा सकते हैं राइट्स के तौर पे, और जो इसके राइट्स होंगे वो जाहिर सी बात है मॉर्गेजी की लायबिलिटीज़ होंगी। तो इसके अगेंस्ट सेक्शन 67 जो है वो डील करता है फोरक्लोजर को। फोर का मतलब होता है पहले, क्लोजर का मतलब है ख़त्म करना, कि अगर ये शख्स इस काबिल नहीं रहता या इसको ये पता चलता है मॉर्गेजी को कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, या टाइम आ जाता है और वो पैसे नहीं देता, तो वो ये फोर क्लोजर का सूट फाइल करता है, सूट फॉर फोर क्लोजर। ठीक है, और उसमें वो क्या कहेगा कि इसका राइट टू रिडेम्पशन, राइट टू रिडीम जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो वो ये सूट फाइल करेगा कि ये जो मॉर्गेजर है उसका राइट और रिडेम्पशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, ये सूट फॉर फोरक्लोजर है। तो जब हम राइट्स ऑफ मॉर्गेजी लिखेंगे तो सबसे पहला राइट उसका यही है, दूसरा उसका राइट ये है कि उसके पैसे उसको टाइम पे वापस कर देंगे, तीसरा राइट ये है कि जो उसने चीज़ रखी हुई है उसके अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो वो भी ये पूरा करे। तो ये दोनों के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के हवाले से सवाल आ जाता है, तो उसको आपने इसी तरह डिस्कस करना है। अगर वो रिडेम्पशन पूछ रहे तो रिडेम्पशन ये है, फोरक्लोजर पूछे तो ये है, और अगर वो इन दोनों के बारे में पूछता है तो भी आपने मॉर्गेज को थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करना है कि आप मॉर्गेज की डेफिनेशन दें, उसकी 6 टाइप्स के नाम लिख दें, उसके बाद आप डिस्कस करें कि सबसे बड़ा राइट जो है मॉर्गेजर के पास वो रिडेम्पशन का है, रिडेम्पशन वापस लेना है, सूट फाइल किया जा सकता है, ये सारी बात आ जाती है। अगर वो फोरक्लोजर के बारे में पूछता है या उसके बारे में आप बताएं कि अगर वो नहीं भी पूछता, रिडेम्पशन का सिर्फ पूछा, तो भी थोड़ा सा फोरक्लोजर का हवाला देना चाहिए ताकि पूरी बात अगले बंदे को समझ आ जाए, एग्जामिनर को पता चले कि आपने पूरा कंसेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में। इससे जुड़ी हुई दो तीन जो डेफिनेशंस हैं वो बार बार पूछी भी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं जो मॉर्गेज से ही रिलेटेड हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो मार्शलिंग सिक्योरिटीज़ है, सेक्शन 81 के अंदर डिस्कस किया गया है इसको, मार्शलिंग सिक्योरिटीज़।
ठीक है जी। हम ये कहते हैं कि एक शख्स है, उसने ए है, उसकी प्रॉपर्टी एक्स है, उसकी प्रॉपर्टी वाई है, उसकी प्रॉपर्टी जेड है। ठीक है, वो बी को मॉर्गेज करता है एक्स प्रॉपर्टी और वाई प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज़ वो बी को मॉर्गेज कर देता है। ये मॉर्गेजी उसका बन गया। फिर सी जो है वो भी एक मॉर्गेजी है, उसको वो सिर्फ जेड प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है। ठीक है जी। और बी जो है उसको भी जेड प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है एक सिनेरियो में। ठीक है जी। अब वो क्या हुआ कि ये एक प्रॉपर्टी इन दोनों के साथ अटैच है और बी के पास ये प्रॉपर्टीज़ भी मॉर्गेज्ड हैं। ठीक है, बी जो है उसके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज्ड हैं, सी के पास सिर्फ एक ये वाली प्रॉपर्टी में वो हिस्सेदार है। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों को मॉर्गेज की जा सकती हैं प्रॉपर्टीज़। अगर प्रॉपर्टी की वर्थ ज़्यादा हो और आप लोन कम ले रहे हैं तो एक से ज़्यादा लोगों को मॉर्गेज की जा सकती हैं। अगर बी कहता है कि मैंने अपनी पैसे वापस लेने का टाइम आ गया है, मैं अब ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ, कोई एक प्रॉपर्टी, और अपने पैसे रिडीम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि सी जो है वो बी को पाबंद कर सकता है कि पहले आप इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेल करें, क्योंकि उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ताकि अगर आप इसको सेल कर दें तो हो सकता है कि बाद में पैसे ही ना बचेंगे, मुझे दिए जा सकते हो। तो इसलिए पहले आप इन दोनों को सेल करें, अगर वहाँ से पूरे ना हो तो फिर आप इस तीसरी प्रॉपर्टी को सेल करने की तरफ आएँ। ठीक है, तो सी का ये जो राइट है कि वो बी को कंपेल कर सकता है थ्रू कोर्ट कि आप पहले वो प्रॉपर्टीज़ को सेल करें जिसमें किसी और का दखल नहीं है, मेरा दखल नहीं है, आप सिर्फ आप तक मॉर्गेज हैं। तो इस चीज़ कंसेप्ट को कहते हैं मार्शलिंग सिक्योरिटीज़। ठीक है जी। इसमें वो सी जो है थ्रू कोर्ट पाबंद कर सकता है, रोक सकता है बी को उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जो इन दोनों के पास है। वो कहेगा कि पहले आप वो प्रॉपर्टी सेल करें जो सिर्फ आपके पास हैं, किसी और के पास मॉर्गेज नहीं है। इसको हम कहते हैं मार्शलिंग सिक्योरिटीज़। अगला जो कंसेप्ट है वो दो कंसेप्ट इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कंसेप्ट हैं, सब्रोगेशन और टैकिंग। सब्रोगेशन का मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, उसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं इंशाल्लाह। सेक्शन 92 जो है वो सब्रोगेशन से रिलेटेड है। ये सब्स्टिट्यूशन है जिसका मतलब, और सेक्शन 93 है टैकिंग से रिलेटेड, और ये प्रोहिबिटेड है। हम अभी देखते हैं कि टैकिंग और सब्रोगेशन क्या है। ये एक प्रॉपर्टी है एक्स, ये ए की प्रॉपर्टी है, इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, तो ये पहले बी को मॉर्गेज करता है, फिर इसी को सी को भी मॉर्गेज कर देता है, फिर डी को भी मॉर्गेज कर देता है, ई को भी मॉर्गेज कर देता है। अब ये चार लोगों के पास मॉर्गेज आई है। ठीक है, अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करें बी अपने पैसे वापस लेना चाह रहा है और ए के पास पैसे मौजूद ही नहीं हैं, डी उसको ऑफ़र करता है कि आप वो पैसे मेरे से ले लें और आप ये राइट्स जो हैं बी के एज ए मॉर्गेजी वो मुझे दे दें। तो जब वो उसको अपने राइट्स दे देगा तो ये सब्रोगेशन हो गई कि एक मॉर्गेजी ने दूसरे मॉर्गेजी की जगह ले ली, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। तो डी ने जब बी को सब्स्टिट्यूट किया तो इसने सब्रोगेशन की। ठीक है, अब प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग क्या है? जब कभी इस प्रॉपर्टी को सेल करके इन लोगों को पैसे देने होंगे तो बी के जगह पे डी, हालांकि डी ही है लेकिन पहले बी के हिस्से के जो पैसे बनते थे वो लेगा, फिर सी को दिए जाएंगे, फिर डी की जगह पे मौजूद होते हुए अपने डी के वाले राइट्स लेगा और फिर ई वाले को राइट्स दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि डी जो है वो बी की जगह पे अगर मौजूद है तो बी और डी के इकट्ठे वो अपने पैसे ले ले या अपने जो उसकी क्लेम है वो क्लियर कर ले। ये जो चीज़ से रोका जा रहा है इसको टैकिंग कहते हैं कि अगर वो शख्स यहाँ दोनों इकट्ठे पैसे अपने हिस्सा लेके निकल जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने कहा जी ये टैकिंग जो है ये प्रोहिबिटेड है। सब्रोगेशन क्या है कि डी ने उसकी जगह उसको पैसे दिए और बी के राइट्स ऑफ मॉर्गेजी ले लिए, ये सब्रोगेशन है। अगर और अब टैकिंग पे पाबंदी है कि डी जो है जब क्लेम क्लियर होंगे तो पहले बी की हैसियत में लेगा, सी अपने अलहदा लेगा, फिर डी अपनी
डी की हैसियत में लहदा से क्लेम्स लेगा, उसको बी की जगह पे जाके इकट्ठे क्लेम्स नहीं दिए जा सकते। ये कंसेप्ट कहलाता है प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें मॉर्गेज के साथ जुड़ी हुई हैं। मॉर्गेज क्या था कि जब एज ए सिक्योरिटी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास रखते हैं, उसकी 6 टाइप्स हमने देख ली, सिंपल, इंग्लिश, कंडीशनल सेल, यूजोफ्रैक्चरी, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और एनॉमलस मॉर्गेज। और उसके बाद हमने उसमें देखा कि उनके क्या राइट्स हैं। सबसे बड़ा राइट मॉर्गेजर का रिडेम्पशन का है, उसका फोरक्लोजर का है मॉर्गेजी का। उसके बाद हमने मार्जिनल सिक्योरिटीज़ को देखा कि हमने सिक्योरिटीज़ करनी है कि एक बंदा जिसके पास एक ही चीज़ मॉर्गेज है वो उस शख्स को रोक सकता है उस मॉर्गेज से कि जनाब आप पहले दूसरी चीज़ को बेच लें जो आपके पास पहले से मॉर्गेज है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल ना करें जो दोनों के पास मॉर्गेज है। तो मार्जिनल सिक्योरिटीज़ है सेक्शन 81। ये सेक्शन 92 93 है सब्रोगेशन, कि जब एक मॉर्गेजी दूसरे मॉर्गेजी की जगह ले ले तो वो सब्रोगेशन है, लेकिन वो दूसरे की जगह पर जाके उसके और अपने दोनों के राइट्स नहीं ले सकता। ये प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग कहलाता है। तो ये सारे कंसेप्ट मॉर्गेज से रिलेटेड हैं। अगर ओवरऑल मॉर्गेज का क्वेश्चन है तो आप ये सारी बातें भी लिख सकते हैं, अलहदा से पूछ लें तो भी मॉर्गेज का हवाला दें। ये 10-10 नंबर से ज़्यादा के अमूमन नहीं आता है। अगर सब्रोगेशन पूछे तो भी टैकिंग लिखना है, टैकिंग पूछें तो भी सब्रोगेशन का आपने ज़रूर डिस्कस करना है। दोनों कंसेप्ट को आपने इकट्ठे बयान करना है। तो इस तरह आपका इंशाल्लाह मॉर्गेज का ये पूरा कंसेप्ट है, इससे अमूमन 2 या 3 सवाल भी बन जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। शुक्रिया।